So we start with next question. During an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to cube of its temperature. The ratio of Cp by Cv for the gas is. तो चेक करते हैं. During adiabatic process, pressure is found to be proportional to cube of temperature. मतलब P equal to some constant T raised to 3, मतलब P upon T raised to 3 equal to a constant. अभी आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, चलो बाकी नहीं याद है तो डजंट मैटर, बट कम से कम आपको पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट ये तो याद होना ही चाहिए. पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. हमारे पास रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का है, वहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम नहीं चाहिए हमको, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन डिराइव करना है. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो V इक्वल टू nRT बाय P. तो देयरफॉर P इंटू V रेस टू गामा था, तो V है आपके पास nRT बाय P रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, तो ऑफ कोर्स ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. तो फ्रॉम 1 एंड 2, एक काम करता हूँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल देते हैं, बाद में काम में आएगा. ये 2 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. So from 2 and 3, from equation number 2 and 3, you have T into nRT by P raised to gamma equal to constant. तो सिंपल है. तो the idea here is क्या आ जाएगा, P nR कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वहां भेज के कांस्टेंट कर दूंगा मैं, तो T रेज टू गामा अपॉन P रेज टू गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट K. तो ये जो nR कांस्टेंट था इसको सिर्फ हमने शिफ्ट कर दिया, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट nR कांस्टेंट. तो देन ऑफ कोर्स nR रेज टू गामा होगा, लेकिन वो भी कांस्टेंट ही है तो डजंट मैटर रियली. तो अभी ऐसा है, देयरफॉर व्हाट यू विल हैव इज P 1 माइनस गामा T रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट. अभी ये याद रख लो, आगे एक क्वेश्चन आएगा, 4 इक्वेशन दिए होंगे, बोलेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसमें से एक ऑप्शन ये भी है, दिस इज करेक्ट. ओके, उस फॉर्म में इसको लेके आओ, just bring it in that form and done, simple. So T raised to minus 3 equal to K, let us say एक. तो हाँ, अभी क्या करोगे, सिर्फ कंपेयर ही करोगे, just compare these two. So when you compare, what do you see? पहली बात तो can you compare directly this and that? You cannot compare. इसका क्या करोगे, 1 minus gamma रूट लोगे, तो टेक 1 minus gamma रूट. अभी टेकिंग 1 माइनस गामा रूट, अभी रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप बोलते हो टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या करते हो, रेस टू 1/2. क्यूब रूट तो क्या करते हो, रेस टू 1/3. तो टेकिंग 1 माइनस गामा रूट बोलोगे तो क्या करोगे, तो पी रेस टू 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, टी रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट रेस टू एनीथिंग अगेन कांस्टेंट. तो पी टी रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट. इक्वेशन नंबर 4. अब कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को. तो फ्रॉम 1 एंड 4, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग तुमको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए था, ये सारे स्टेप्स स्किप हो जाएंगे अगर आपको डायरेक्टली ये याद है तो. अभी कंपेयर कर लो, -3, तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू -3. जस्ट सॉल्व दिस. तो गामा इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, बराबर, ये उधर -3 इधर, तो 3 इक्वल टू 3 गामा माइनस गामा 2 गामा, तो गामा इक्वल टू 3/2. तो 3/2 एज शी सेड ऑलरेडी, नंबर बी डन. तो अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड इज, तो याद रखना 2 चीजें. नंबर 1, रिमेंबर दिस डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला, पी टी रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, याद रखो, डायरेक्टली याद रखो इसको, तो इजी होगा, क्योंकि अगर ये याद है तुमको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन से आ जाएगा आंसर. डन. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आएगा जहां पूछेंगे कौन सा इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग का मतलब P इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम। ए तो करेक्ट है, अभी देखा। बी भी करेक्ट है, पता है। सी हो सकता है, लेकिन अगर ए करेक्ट है तो डी करेक्ट नहीं है फिर। तो ऑप्शन डी, तो डी इज नॉट करेक्ट। तो बाकी सब करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड इज कि तुमको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और अभी एक डिराइव किया हमने वो पी रेस टू 1 - गामा टी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और एक तीसरा भी है, रिलेशन ऑफ टी एंड वी, टी वी रेस टू गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अभी अगर ये तीनों याद है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो डन, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin. So what is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 to T2 Kelvin? अब कंफ्यूजन रहता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जब मेंशन नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जाता है। एन सीवीडीटी, एन इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सीवी, हीलियम ये कौन सा टाइप का गैस है? मोनोटॉमिक। तो 3R/2, dt इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 ऑप्शन में है ना, यस। तो मास दिया हुआ है आपको, हाउ मच? 1 ग्राम। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4, 3R/2 T2 माइनस T1। तो 3/8, R is NaKB, NaKB T2 माइनस T1। तो हो गया 3/8 NaKB T2 माइनस T1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। A thermodynamic system is taken through a cycle ABCD। एक्चुअली साइकिल बोला है तो फिर ABCDA, आखिरी में ए लिखना रह गया उनका। साइकिल बोला तो साइकिल है, साइकिल में तो साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो आंसर अलग होता है, और साइक्लिक नहीं है तो आंसर अलग होता है। तो याद रखना, जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, मतलब साइकिल है, तो आंसर विल बी डिफरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो। जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, दो अलग अलग पाथ हो, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट सी है, तो उस केस में पाथ भले ही अलग हो, चेंज इन इंटर एनर्जी सेम थ्रू पाथ 1 एंड पाथ 2। लेकिन जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो, जहां से सिस्टम चालू हुआ वहीं पे आ गया, तो व्हाट इज इंटर एनर्जी का चेंज? जीरो। तो ये याद रखना, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है और बैक टू ए आ रहा है तो चेंज इन इंटर एनर्जी इज जीरो। तो ये इन्होंने साइकिल बोला है तो आखिरी में ए बोलना चाहिए था। हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज, सबसे पहले व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बट एज आई सेड, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। So heat rejected will be just equal to work done, and work done for a cyclic process is area enclosed by the loop. तो ये area enclosed by the loop आएगा, so this is equal to area of quadrilateral, क्योंकि अभी दिख तो स्क्वायर रहा है बट इज नॉट स्क्वायर बेसिकली, क्योंकि ये 2v है और ये p है, तो ठीक है। तो ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू, कैसे करोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3v माइनस v एंड 2p माइनस p। तो आंसर विल बी, दिस इज 2v और वो p, तो 2pv। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, 2pv, ऑप्शन नंबर ए। खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B via two processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V again at constant pressure. The correct PV diagram representing the two processes is. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन, एक्सपांशन ए से आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब वी से 3V। तो पहला जो कर्व है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो वो सिर्फ आपको बी और डी में दिख रहा है। ये ना, ये एरोहेड उल्टा है, ए का एरोहेड उल्टा है, तो वो कंप्रेशन साइकिल है, वो कंप्रेशन है, साइकिल नहीं, वो कंप्रेशन है। लेकिन बी और डी में एक्सपांशन है। उसके बाद बोला है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। पहले एक्सपांशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, डन। ऑप्शन नंबर डी। चलता है एग्जाम में क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब वर्क डन बाय द गैस होता है। पहले अच्छे से समझ लो, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपांशन अ कन्फाइंड आइडियल गैस does -150 joule of work against its surrounding. -150 joule of work is work done on the gas. फिजिक्स में हो तुम, वर्क डन ऑन द गैस। मैं वही बता रहा हूँ। अगर वर्क डन बाय द गैस हो, तो गैस खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करता है, मतलब देयर इज लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द गैस है, तो वो पहली बात तो नेगेटिव ले जाता है। उस केस में गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। तो ये -150 जूल है, -150 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस है, तो गैस का एनर्जी बढ़ेगा। पढ़ो ऑप्शन। 150 joule of heat has been removed from the gas, no. 300 joule of heat has been added to the gas, no. No heat is transferred because of, no. 150 joule of heat is added to the gas, option number D, only because of this minus sign। तो आंसर डी आएगा, क्योंकि माइनस बोला है। अगर प्लस बोला होता तो फिर ऑप्शन नंबर ए आता। नेगेटिव वर्क मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, और वर्क डन ऑन द गैस है, तो वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां गया? गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, ऑप्शन नंबर डी। A mass of diatomic gas gamma 1.4 at a pressure of 2 atmosphere is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. The pressure of the gas in the final state is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक डायटोमिक गैस है, उसका गैमा वैल्यू दिया है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था इनिशियली, इसको कंप्रेस कर दिया सो दैट द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन से बढ़ के हो गया 1200 केल्विन, 927 डिग्री 1200 केल्विन। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट इज। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन अभी देखा ना तुमने, अभी देखा। या तो ये यूज कर लो, P⁻1 - gamma T⁻ gamma, या फिर ये P T⁻gamma अपॉन 1 - gamma। तो हमने अभी डिराइव किया था, जस्ट नाउ वी हैव डिराइव्ड, क्या था? P T⁻gamma अपॉन 1 - gamma इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 T1⁻gamma अपॉन 1 - gamma इक्वल टू P2 T2⁻gamma अपॉन 1 - gamma। आपको फाइनल प्रेशर पूछा, मतलब P2 पूछा हुआ है, तो P2 इक्वल टू P1 T1/T2⁻gamma अपॉन 1 - gamma। T1 आपको दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, 2 बोला है ना, यस। T1 आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, और ये दिया हुआ है 927 मतलब 1200 केल्विन, रेज टू गामा 1.4 अपॉन 1.4 - 1, ठीक है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 2, ये 1/4 आ गया, तो 1/4 आ गया ये, दिस इज 1/4, कितना? हाउ मच? 1.4 अपॉन 0.4,
7/2, 7/2 बराबर 1/4, 4 का रूट इज 2, कितना 2, 2 2 raised to 7, सही है, पक्का, श्योर श्योर। कुछ तो गलत है कि सब सही है, सब सही चल रहा है। हाँ 1 माइनस गामा है, एग्जैक्टली क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, वैसा होगा नहीं, तो दैट इज वाई ये सिर्फ 1 - 1.4 है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब आइडियली स्पीकिंग सिर्फ चेंज यहाँ पे आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, बताओ 2, 1/4, तो ये 1/4 रेस टू, अरे रेस टू -7/2, फाइन, ओके गुड। तो 2, पहले 4 का रूट और फिर -7, ऊपर जाके प्लस, प्लस 2 × 2 raised to 7, मतलब 2 raised to 8, मतलब कितना 256 होता है वो। 2 raised to 9 is 512, 2 raised to 10 is 1024, तो 256 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना चाहिए। 256 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if delta U and delta W represents increase in internal energy and work done by the system respectively in a thermodynamical process, which one of the following is true? Delta U is minus delta W in an adiabatic process, delta U equal to delta W in isothermal process, delta U equal to delta W in adiabatic process, delta U minus delta W in isothermal process. As you said, option number A, because you know Q equal to delta U plus delta W. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q होता है 0, नो हीट इज अलाउड टू गो आउट और कम इनसाइड द सिस्टम, तो 0 इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो डेल्टा U इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा W, नेगेटिव ऑफ डेल्टा W, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये है। अगला क्वेश्चन, a monatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume, मतलब V2 is V1/8. What is the final pressure of the gas? Joke. P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma. P2 equal to P1 V1 by V2 raised to gamma, right? तो P1 अभी मैंने बोला V2 equal to V1/8, क्योंकि ये दिया है आपको। फाइनल वॉल्यूम कितना है इनिशियल का 1/8, तो व्हाट इज V1/V2 8, ये 8 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P2 इक्वल टू P1 और ये आ जाएगा 8, राइट, रेस टू गामा। लेकिन मोनोटॉमिक गैस का गामा कितना होता है 5/3, मोनोटॉमिक गैस 8 का क्यूब रूट 2 रेस टू 5 इज 32, तो 32 P1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक है जोक, Cp and Cv denotes the specific heats per unit mass, ठीक है, of an ideal gas of molecular weight m, where R is molar gas constant. Then आपको याद है Cp minus Cv equal to R, Cp minus Cv equal to R, नहीं तो इतनी घाई किस चीज की करते हो तुम, Cp minus Cv equal to R, लेकिन अगर आपको याद होगा ये क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ना, ये पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। Cp माइनस Cv इक्वल टू R वो मोलार में होता है, ये पर यूनिट मास बोला है तुमको, पर यूनिट मास तो पर यूनिट मास, ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे उसके लिए, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी।
Cp माइनस Cv इक्वल टू R, वो मोलार होता है, मोलार। इन्होंने आपको क्या बोला है, पर यूनिट मास, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे। अरे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन सी। आई थॉट यू जस्ट टेल मी फटाफट से, हाँ पर यूनिट मास, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मेरे को बताओ, एक आर बाई जे भी था, हाँ, तो वो आर बाई जे क्या था? नॉर्मली क्या होता है, हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरीज, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स। तो वो जो आर बाई जे करते हो, जे वो कन्वर्जन फैक्टर होता है, क्योंकि हीट सप्लाइड टू द गैस यू आर मेजरिंग इन कैलोरीज एंड वर्क डन यू आर मेजरिंग इन जूल्स। तो एक का यूनिट अलग, दूसरे का अलग, तो दोनों को सेम यूनिट में लाने के लिए तुम जे से डिवाइड करते हो, उसको बोलते हो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये थ्योरी में हमने डिटेल में देखा था, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, फिर लिखा भी था। बट यूजुअली हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरीज एंड वर्क डन बाय द गैस इज मेजर्ड इन जूल्स। Hence, to bring both of them in the same unit, we divide by J, where J is called as mechanical equivalent of heat. मतलब कैलोरी से जूल का कन्वर्जन फैक्टर है वो। गुड। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस which one of the following statement is not true? In an isochloric process, pressure remains constant. Not true. पहला ही गलत स्टेटमेंट दे दिया। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हो गया खत्म। कुछ सॉल्व करने के लिए शायद देंगे नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, देखते हैं। अब ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, तो क्या करेंगे अब। क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट रिस्पेक्टिवली हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इन क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। मैंने नहीं 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 नहीं, मैंने अभी आपको बताया, अभी अभी बताया, ये एक क्वेश्चन था जहां मैंने तुमको बताया था, कहाँ बताया था, ये देखो, ये क्या हुआ था मैंने साइक्लिक प्रोसेस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, चेंज इन एनर्जी इज जीरो। तो अभी क्वेश्चन पढ़ के बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ई, तो ई इक्वल टू जीरो, ऑप्शन नंबर ए, because in cyclic process there is no change in internal energy. The molar specific heat at constant pressure of ideal gas is 7R by 2. 7R by 2 ये मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कौन से गैस का होता है, रिजिड डायटोमिक, तो उसका रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या आएगा, 7/5। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम 7/5। ऑप्शन नंबर बी। क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं। तो फटाफट से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग जाएंगे अच्छे क्वेश्चन पे फिर। तो क्वेश्चन नंबर 33, अरे ठीक है, दिस वन इज ओके, फाइन, गुड क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at an initial temperature of T Kelvin does 6 joule of work adiabatically. If the ratio of specific heats of this gas at constant pressure and constant volume is 5/3, मतलब मोनोटॉमिक गैस है, the final temperature of the gas will be, oh good 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 good, तो ठीक है। 1 mole of ideal gas दिया आपके पास, और आइडियल मोनोटॉमिक गैस है ये, उसका इनिशियल टेम्परेचर है T केल्विन, तो इनिशियल टेम्परेचर है T केल्विन, does 6 joule of work adiabatically, तो वर्क डन इज 6 जूल, adiabatic वर्क डन है। if the ratio of specific heats, मतलब गामा वैल्यू अगर 5/3 है, तो द फाइनल टेम्परेचर T2 ऑफ दिस गैस विल बी। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर व्हाट इज द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, nr upon 1 minus gamma T2 minus T1। very good, very good। so work done is nr upon 1 minus gamma T2 minus T1। this is the formula for work done in an adiabatic process। जिनको याद नहीं कोई बात नहीं, if you don't remember, you don't remember, doesn't matter। work done equal to integration PdV from some initial volume to some final volume, right? अगर in terms of dV लिख रहे हो तो, but PV equal to nRT, है क्लियर, सही है, करेक्ट है, पक्का, यस। बट PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
तो P इक्वल टू K अपॉन V रेज टू गामा। Therefore work done W equal to integration from V1 to V2 K upon V raised to gamma। क्या आ गया यहाँ पे dV। तो therefore work done W equal to K V1 to V2 V raised to minus gamma dV। तो therefore work done W equal to K V raised to minus gamma का इंटीग्रेशन होता है V raised to minus gamma plus 1 upon minus gamma plus 1 from V1 to V2। So therefore you have W equal to K V raised to 1 minus gamma upon 1 minus gamma from V1 to V2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो K अपॉन 1 माइनस गामा बाहर आ गया। V2 रेज टू 1 माइनस गामा माइनस V1 रेज टू 1 माइनस गामा। इसके बाद हम लोग करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा, K को अंदर भेज देंगे। V2 1 माइनस गामा माइनस V1 इंटू K ऑफ कोर्स V1 1 minus gamma। But you should know P1 V1 raised to gamma equal to K and also P2 V2 raised to gamma equal to, ये याद होना चाहिए। सही है, पक्का, श्योर। तो इसके आगे क्या करोगे फिर? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? हाँ, K इक्वल टू व्हाट? K इक्वल टू वो जो लिखा है वो सब्स्टिट्यूट करोगे। तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, जहां पर 2 है वहां पर 2 वाला टर्म, तो P2 V2 रेज टू गामा V2 रेज टू 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 रेज टू गामा V1 रेज टू 1 माइनस गामा। अभी ये देखो, ये V2 रेज टू गामा है और वो V2 रेज टू 1 माइनस गामा है, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो P2 V2 और वहां पे P1 V1। तो यू विल हैव दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 minus P1 V1, but PV equal to nRT। So 1 minus 1 upon 1 gamma nRT2 minus nRT1। तो यहाँ से आप nR निकाल लोगे कॉमन, 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो यही फॉर्मूला है, nR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस T1 V1। तो ये सब याद होना चाहिए ऐसा पूरा, डिराइव कैसे किया था हम लोगों ने। तो दिस इज व्हाई थ्योरी इज सो इम्पोर्टेंट। आई एम सेइंग इट फॉर द आई डोंट नो 1000 टाइम, 1000 बार बोल चुका हूं मैं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इट इज बिकॉज यू विल सी दैट यू विल नीड दिस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा थ्योरी। 1 मोल n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1, तो r अपॉन 1 माइनस गामा। अब वर्क डन की वैल्यू भी दी है ना आपको, 6R। वर्क डन दिया हुआ है 6R। ओके, वर्क डन इक्वल टू 6R और गामा की वैल्यू 5/3। तो ये सारे के सारे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ यहाँ पे। वर्क डन 6R, n की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 5/3, T2 माइनस T1, T1 इज T, T1 इज T केल्विन। बराबर, सही है। अभी क्या करोगे, कैंसिल कर लोगे इसको, कुछ नहीं है। वर्क डन 6R था, n1 था, गामा 5/3 था, T1 T था, हो गया कैंसल। तो 6 इक्वल टू -2/3, तो -3/2 T2 माइनस T। आ जाएगा 1 and 2 2 2 4, तो 4, और ये माइनस भी यहाँ ले लेता हूँ, तो -4 इक्वल टू T2 माइनस T। तो माइनस टी यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू T-4, लेकिन ये किसमें है, केल्विन में है, तो T-4 केल्विन हो गया। तो T2 इक्वल टू T-4 केल्विन, T-4 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी अगले क्वेश्चन जो है दे आर रिलेटेड टू कार्नोट्स इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले कार्नोट्स इंजन और रेफ्रिजरेटर के बेसिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। कार्नोट इंजन मतलब हीट इंजन। तो आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक्स ऑफ कार्नोट इंजन और फिर हम लोग रेफ्रिजरेटर भी देखेंगे। तो कार्नोट इंजन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हीट इंजन हियर इन जनरल।
अब नॉर्मली कार्नोट इंजन पे या हीट इंजन पे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं ओनली रिलेटेड टू एफिशिएंसी मोस्टली. इन सम केसेस दे में आस्क यू ग्राफिकल क्वेश्चंस एज वेल, जैसे उसका पीवी डायग्राम बताओ. तो अभी कार्नोट इंजन का पीवी डायग्राम हमने इन डिटेल देखा था इन थ्योरी क्लासेस, लेकिन आपको पता होना चाहिए देयर आर 4 स्ट्रोक्स: आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन. और यू शुड आल्सो रिमेंबर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दैट इंजन. तो आइडियली ऐसा है कि हमारे पास उसमें होते हैं इन टोटल 4 कंपोनेंट्स. अभी किसी बुक में इन 4 को मिला के 3 ही बोले हैं, ठीक है. तो आपके पास होता है एक सोर्स. बहुत सारे बुक्स में सोर्स और सिंक को सिंगल कंपोनेंट मानते हैं. तो ये जो सोर्स या सिंक है, इसके जो वॉल्स और बेस है वो नॉन कंडक्टिंग होता है. इट इज नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, मतलब बेसिकली इंसुलेटिंग है ये. बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है सोर्स एज वेल एज सिंक. लेकिन जो इसका ऊपर का सरफेस है वो कंडक्टिंग, राइट, दैट इज कंडक्टिंग. इसके बाद यू हैव एन इंसुलेटिंग ब्लॉक, नॉन कंडक्टिंग ब्लॉक है डायरेक्टली. So you have a non-conducting block, and one more thing that you have is cylinder with a movable piston, जिसमें हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है. यहाँ पे सिस्टम को वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, मतलब गैस को क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस. और यहाँ पे नॉर्मली जो इसका बेस है वो कंडक्टिंग होता है, और ऊपर ये पिस्टन है जो नॉन कंडक्टिंग होता है आइडियली. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ये पिस्टन है, पिस्टन इज मूवेबल पिस्टन. तो यू हैव अ source is normally at higher temperature, always at higher temperature. तो नॉर्मली इसको T1 से डिनोट करते हैं हायर टेम्परेचर को, या फिर TH, राइट. तो यहाँ पे यू हैव सिंक, और बाय द वे सोर्स इज इन्फिनाइट, इट हैज इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ हीट. तुम इसमें से थोड़ा बहुत हीट निकाल भी लोगे तो इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंक, इसमें तुम कितना भी हीट डाल दो इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको डिनोट करते हो T2 से या फिर TC, because it is colder. H मतलब it is hotter, right? Then जो भी आप गैस यूज करोगे नॉर्मली, अब हीट इंजन अलग अलग टाइप के होते हैं. नंबर 1 इज गैसोलीन इंजन, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड पेट्रोल वेपर, मिक्सचर ऑफ गैसोलीन एंड वाटर वेपर. गैसोलीन मतलब पेट्रोल. दूसरा होता है डीजल इंजन, उसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है मिक्सचर ऑफ डीजल वेपर एंड वाटर वेपर. और होता है स्टीम इंजन, दैट इज प्योरली स्टीम. तो 3 टाइप के इंजन होते हैं. तो यहाँ पे होता है वर्किंग सब्सटेंस, मतलब गैस को सिर्फ वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया, वर्किंग सब्सटेंस बोल दिया, वो गैस ही है वो. गुड. अब सबसे पहला काम होता है, रिमेंबर, इस ब्लॉक को यहाँ पे सोर्स के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है. क्या होगा, विच वन इज एट, थोड़ा मुझे पहले कंप्लीट करने दो. विच वन इज एट हायर टेम्परेचर, सोर्स. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, मतलब हीट विल फ्लो फ्रॉम सोर्स टू वर्किंग सब्सटेंस. और आइसोथर्मल है मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस है वो खुद हीट रखेगा नहीं, किसको देगा फिर, इट विल डू वर्क. देखो आइडियली मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एक स्टेप अच्छे से समझ लो. यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा, लेकिन आइसोथर्मल है ये, तो हीट एब्जॉर्ब करके ये वर्क करेगा. वर्क मतलब पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करेगा. पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करने का मतलब होता है एक्सपांशन होना. इसलिए जो पहला स्ट्रोक होता है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन. तो पहला स्ट्रोक अगर तुम देखोगे तो आइसोथर्मल एक्सपांशन का स्ट्रोक आएगा. तो द सिस्टम गोज फ्रॉम सम स्टेट ए वेयर यू हैव प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, pressure V1 P1, temperature was T1. गुड. तो ये पूरे के पूरे कर्व पे टेम्परेचर होगा सेम T1. क्लियर यहाँ तक. देन यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, ये आइसोथर्मल है ना. आइसोथर्म क्या होता है, सेम टेम्परेचर. क्योंकि क्या हो क्या रहा है, हीट एब्जॉर्ब होने के बाद भी तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में. तो यहाँ पे डेल्टा U इज 0, देयर इज नो इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सिस्टम. तो ये आ गया आपके पास V2, P2 एंड T1. देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज वाई वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बॉइल फ्लो भी होता है यहाँ पे. उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसके बाद इसको लाया जाता है इन कांटेक्ट विथ इंसुलेटिंग ब्लॉक। अभी भी एक्सपांशन हम अलाउ करते हैं, तो गैस विल यूज इट्स ओन एनर्जी राइट टू डू वर्क डन बाय द गैस। लेकिन दिस इज एडियाबैटिक बिकॉज हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और एग्जिट। यहाँ पे भी एक्सपांशन ही होता है, लेकिन दिस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो सिस्टम विल रीच सम पॉइंट सी, क्योंकि ए से आ गया था बी पे, बी से आ गया सी पे। वॉल्यूम इज V3, प्रेशर इज P3, बट टेम्परेचर इज T2 राइट। टेम्परेचर चेंज होगा ना, गैस वर्क करेगा तो खुद का एनर्जी यूज करेगा, तो ये खुद का एनर्जी यूज करेगा मतलब बेसिकली क्या होगा, कूलिंग ऑफ द गैस होगा, तो गैस इज कूलिंग डाउन। तो ये आ गया आपके पास एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये पहला वाला था आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर हो गया एडियाबैटिक एक्सपांशन। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम इसको लाते हैं इन कांटेक्ट विथ सिंक, क्योंकि एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। तो वर्किंग सब्सटेंस ने जो हीट लिया था सोर्स से हीट लिया था, उसमें से कुछ पार्ट वर्क डन हुआ टू मूव द पिस्टन अप, लेकिन जो बच गया, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, रिमेंबर वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू हीट बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। तो जो बच गया उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा टू द सिंक। बोलोगे क्यों करना है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है। अगर गैस के पास हीट रह गया, हीट रहना मतलब उसका एनर्जी बढ़ना, तो साइक्लिक बनेगा नहीं, क्योंकि वापस से उसको ए स्टेट पे जाना है। इसका मतलब टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए। तो जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया उसको हम रिजेक्ट करते हैं टू द सिंक, सिंक इज सराउंडिंग। तो वी विल हैव टू मूव दिस पिस्टन डाउन डाउन। लेकिन पहले ये होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर पे। कोई बोलोगे हीट रिजेक्ट कैसे हुआ, दोनों चीजें है ना, तुमको प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर तो वापस उसी जगह पे लेके जाना है कि नहीं। पहले दो स्ट्रोक में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ राइट। फिर तुमको वापस से सेम वॉल्यूम पे और सेम प्रेशर पे जाना है कि नहीं। पहले वॉल्यूम बढ़ा फिर वापस बढ़ा, तो अभी क्या होगा, कम होगा और वापस से कम होगा। तो ये जो स्ट्रोक है ना, दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल कंप्रेशन। यू आर कंप्रेसिंग so that you are increasing pressure and decreasing volume, but this is isothermal। isothermal है isothermal। तो फिर isothermal compression होता है इसके बाद। this is isothermal compression का ग्राफ, this is isothermal compression। तो isothermal है तो पूरे के पूरे पे टेम्परेचर सेम है, तो ऐसा करते करते आ गया डी स्टेट। डी स्टेट दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन है ये आईसी। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा V4, प्रेशर हो जाएगा P4, लेकिन टेम्परेचर स्टिल T2 आइसोथर्मल होने की वजह से। फिर आ जाते हैं आखिरी स्ट्रोक पे, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन इसका मतलब बेसिकली ये है, तुम अगर देखोगे तो अभी भी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम सेम नहीं हुआ, और अभी भी गैस सेम हायर टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा। गैस शुड रीच हायर टेम्परेचर T1। मैं वापस समझा रहा हूँ, गैस का टेम्परेचर पहले से ही T1 था, फिर तुमने यहां रख दिया, क्या हुआ, एक्सपांशन। मतलब गैस खुद का एनर्जी यूज कर रहा है तो कूलिंग डाउन होगा, लेकिन होगा नहीं क्योंकि यहां से उतना हीट ले लेगा। पहले स्ट्रोक में, पहले स्ट्रोक में गैस ने किया था, गैस ने खुद का एनर्जी यूज किया था, तो गैस का कूलिंग डाउन होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि ये कांटेक्ट में था सोर्स के साथ। तो जितना भी गैस ने वर्क डन किया उतना हीट सोर्स से ले लिया राइट। फिर इसलिए आइसोथर्मल हुआ ये। फिर यहाँ पे आया, अभी भी एक्सपांड होते जा रहा है, लेकिन दिस टाइम इट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। मतलब गैस विल कूल डाउन क्योंकि गैस इज यूजिंग इट्स एनर्जी टू डू वर्क। फिर यहाँ पे आए, हमने कंप्रेशन कर दिया, हमने कंप्रेशन किया तो हीट जनरेट होना चाहिए एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं। क्यों, क्यों, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था। जितना भी हम वर्क कर रहे हैं गैस के ऊपर, जितना भी वर्क करोगे हीट जनरेट होगा, लेकिन वो हीट कहाँ चला गया, सिंक को।
ऐसा क्यों किया? वो क्योंकि हमको पहले स्ट्रोक में वॉल्यूम बढ़ा, दूसरे में भी वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम होते गया। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू तीनों की तीनों सेम करनी पड़ेगी आपको इनिशियल जितनी। सिर्फ टेम्परेचर सेम करके नहीं चलेगा, प्रेशर वॉल्यूम भी तो सेम करना है ना। वॉल्यूम बढ़ गया तो कम भी तो करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन से क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा आइसोथर्मली। अब तुमने इसको इधर रख दिया, अभी भी गैस कूल है, कूल, क्योंकि गैस इससे पहले कहां था कांटेक्ट में? सिंक। सिंक का टेम्परेचर क्या है? कम है, कोल्ड है, राइट? कोल्ड है ना। इनिशियल टेम्परेचर क्या था? हॉट टेम्परेचर था, T1 था इनिशियल। तुमको वापस से इनिशियल पे लेके जाना है, राइट? तो तीसरे स्ट्रोक के बाद, आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद, व्हाट इज द सिचुएशन? टेम्परेचर हियर इज T2, मतलब कोल्डर टेम्परेचर है। तो फिर यहां रखोगे तो कंप्रेस करोगे, अभी एडियाबैटिक कंप्रेशन है, हीट बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो वर्क हो रहा है वो क्या जनरेट करेगा? हीट। तो वापस से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो ये आ गया लास्ट स्ट्रोक। दिस इज लास्ट स्ट्रोक। ऐसा साइकिल बनता है। थोड़ा डायग्राम प्रॉपर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रॉपर कर लेंगे। तो मोर और लेस ऐसा आएगा, मोर और लेस ये ऐसा आएगा। हो गया, डन, बताओ। ये आ गया आपका पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर? अब क्वेश्चंस, अच्छा चलो इसका और एक मैं तुमको एनर्जी फ्लो डायग्राम बताता हूँ। ये थोड़ा सा पीवी डायग्राम है, हमको एनर्जी फ्लो डायग्राम भी देखना पड़ेगा इसका। एनर्जी फ्लो डायग्राम मतलब एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, दैट इज एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो सोर्स है या ऊपर सोर्स है, ठीक है, ऊपर सोर्स है। देन वी ड्रॉ हीट पाइपलाइंस। जैसे वाटर पाइपलाइन में पानी फ्लो होता है, हीट पाइपलाइन में हीट फ्लो होता है। तो ये हीट पाइपलाइंस है। If this is source, so which means it is at higher temperature T1. If it is sink, it means it is at lower temperature T2. Right? होता क्या है, गैस हीट एब्जॉर्ब करता है कहां से? सोर्स से। कितना हीट एब्जॉर्ब किया? Q1. Part of the heat is converted to work and the remaining is rejected to sink. तो Q1 is absorbed, इसको QH भी बोलते हो, और Q2 is rejected to the sink, जिसको आप QC भी बोलते हो। जितना भी तुमने हीट एब्जॉर्ब किया उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। जितना हुआ हुआ, बाकी किसको देना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहां से तुम्हारे बनते हैं इक्वेशंस। कैसे दिख रहा है ना? दिख रहा है। Q1 का क्या क्या हो गया? Q2 प्लस W हो गया। तो W क्या आ गया? Q1 माइनस Q2 आ गया। ये आ गया वर्क डन। और लुक एट द एरो, ये आउटपुट है, आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? वर्क। इनपुट क्या था? हीट। तो efficiency is defined as work output upon heat input. So efficiency in this case is work output upon heat input. But what is work output? Hmm? Yes. What is work output? Q1 minus Q2. So eta equal to Q1 minus Q2 upon Q1. और आपको पता है heat is directly proportional to temperature. तो T1 minus T2 upon T1. ये आ गया efficiency of heat engine, Carnot's engine. यहाँ तक क्लियर? अभी कभी कभी, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन है लेकिन आता है, कभी कभी आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो फिर आइसोथर्मल एक्सपांशन का वर्क डन का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुमको? पता तो है, तुमने तो बताया एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाय V1। और एडियाबैटिक का पता है, तुमने बताया अभी एनआर अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस T1 V1। डन। दिस इज ऑल अबाउट हीट इंजन। हीट इंजन में ऐसा होता है, गुड। और इसका अपोजिट होता है रेफ्रिजरेशन। इसका एग्जैक्टली अपोजिट है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेशन में जो एनर्जी फ्लो डायग्राम है ना, वो उल्टा दिखता है। हीट इज एक्सट्रैक्टेड, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्डर रीजन। देखो नेचुरली हीट फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, नेचुरली है दैट। लेकिन एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर में तुम लोग करते क्या हो?
स्पेसिफिकली रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ, एक छोटा चेम्बर है जो ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर पे है और वहां का हीट एक्सट्रैक्ट करके कहाँ देना है, हायर टेम्परेचर पे। तो अपने आप तो होगा नहीं ये, तो वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन, राइट। तो उसको वर्क डन करके हम अचीव कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एरो हेड्स उल्टे जाएंगे, बताता हूँ कैसे। तो जो आपके पास सिंक था, सिंक का नाम चेंज करके आप बोलते हो कोल्ड रीजन, राइट, और इसको बोलते हो हॉट रीजन, सोर्स को। आपको करना क्या है, आपको कोल्ड रीजन से हीट को एब्जॉर्ब करना है, मतलब Q2 या QC ये एब्जॉर्ब करना है। ये लोअर टेम्परेचर पे था, ये T2 पे है या TC पे है, ये T1 पे है या फिर TH पे है। अपने आप तो होगा नहीं, होगा क्या अपने आप, हीट विल फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर रीजन ऑन इट्स ओन, नहीं हो सकता ना। तो वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ वर्क। तो यहाँ पे वर्क इनपुट है, वहां पे वर्क आउटपुट था, राइट, करेक्ट, यहाँ पे वर्क इनपुट है। और यहाँ पे ये दोनों मिला के बन जाएंगे हीट रिजेक्टेड टू द हॉटर बॉडी, टू द सराउंडिंग्स, मतलब बेसिकली। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो वहां पे वर्क आउटपुट था, हीट इनपुट है, यहाँ पे वर्क इनपुट है, हीट आउटपुट है, आउटपुट। फिर हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको डिनोट करते हो के से या फिर बीटा से। दैट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ओके। तो उसको डिफाइन करते हो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रीजन डिवाइडेड बाय वर्क डन, ये उसका डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। और again look at the arrowheads, you will see W plus Q2 equal to Q1, which means W equal to Q1 minus Q2. So this is equal to Q2 upon Q1 minus Q2, that is equal to T2 upon T1 minus T2. और फिर अगर आप बीटा और ईटा, व्हाट इज ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ ईटा इफिशिएंसी है, और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। अगर आपको इन दोनों को रिलेट करना है तो विच कैन बी डन वेरी इजीली, तो ये आता है 1 माइनस ईटा बाय ईटा। तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी इज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। बाय द वे एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है और बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। 49 to 50 ये टिपिकल वैल्यू है for a household refrigerator for the value of quotient of performance. Yeah, that's clear. Good. Now you are ready to solve questions on this. The efficiency of ideal heat engine working between freezing point and boiling point of water is, देखो freezing point मतलब लोअर टेम्परेचर, मतलब T2, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है वो, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, 373 केल्विन, बराबर, सही है ना। आपको पूछा एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी, अभी तो डिराइव किया, T1 माइनस T2 अपॉन T1, मतलब बेसिकली T1 बाई T1 इज 1, 1 माइनस T2 बाई T1, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलता है, डजंट मैटर। T1 कितना है, T1 373 माइनस 273 अपॉन 373, तो कितना आ गया, 100 बाय 373। लेकिन आपको परसेंटेज एफिशिएंसी पूछा है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो ईटा परसेंटेज वाइज इज 100 बाय 373 इंटू 100। बताओ ना, ऑप्शन ए, यस, वेरी गुड, सही है। नीचे तुमने 400 ले लिया, अगर 400 तो 25 हो गया आंसर, क्योंकि अगर 400 मान लिया तो 1 एंड 4 का, 1 एंड 25 का, तो रफली आंसर 25 के आसपास आएगा, दैट इज 26.8। और आंसर यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है आपको, दैट इज 26.8% एफिशिएंसी।
ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट इंजन 90, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी आया है। अ कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज यूज एज अ रेफ्रिजरेटर। तो जो हीट इंजन था उसको तुमने रेफ्रिजरेटर बना दिया। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि मैंने अभी बताया, अभी बताया, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है रेफ्रिजरेटर में। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम ये 10 जूल है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर इज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट लोअर टेम्परेचर? Q2। तो क्या पूछा आपको? Q2। तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से देख लेना। तो हमारे पास एक कार्नोट इंजन था जिसका एफिशिएंसी था 1/10, मतलब 0.1। उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया रेफ्रिजरेटर में, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पता होना चाहिए 1 माइनस ईटा बाई ईटा। तो 1 माइनस 0.1 बाई 0.1 मतलब 0.9 बाई 0.1, मतलब कितना? अरे 1 माइनस 0.1 0.99 कैसे होगा? 0.9 होगा। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? 9, करेक्ट। अभी आपने, नहीं, ही वाज सब्ट्रैक्टिंग दिस 1 माइनस 0.1, 0.1 नहीं हो सकता, 0.01 अगर हुआ तो 0.9 में आएगा। तो ये छोटे छोटे गलतियों पे ध्यान दो। तो बीटा कितना आ गया? नहीं। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा ये है कि अगर 10 जूल का वर्क हमने किया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में वर्क करना पड़ता है, तो कितना हीट आपने कोल्डर रीजन से एब्जॉर्ब कर लिया? तो अभी मैंने बोला था कि बीटा इक्वल टू Q2/W, अभी बताया। तो व्हाट इज Q2? बीटा W। व्हाट इज बीटा? 9। व्हाट इज W? 10। तो 90 जूल, ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 35 था, तो अभी 36 है। 36 थोड़ा वो प्रिंट नहीं हुआ। 36। और रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस, वर्क्स बिटवीन 4 एंड 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 is 4 and T1 is 30. It is required to remove 600 calories of heat, मतलब Q2. How much amount of heat is required is given by Q2. Q2 कितना है? Q2 600 calories of heat every second, मतलब पावर। Energy upon time is power. In order to keep the temperature of the refrigerated space constant, तो फ्रिज के अंदर के चेंबर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो इट इज इसेंशियल कि आप हर एक सेकंड में 600 कैलोरी का हीट वहां से एक्सट्रैक्ट करो। द पावर रिक्वायर्ड इज, टेक 1 कैलोरी एज 4.2 पावर रिक्वायर्ड। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। रेफ्रिजरेटर बिना बिजली के चलता है क्या? नहीं। तो क्या पूछा है? पावर रिक्वायर्ड, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क कहाँ से आएगा? बिजली से आएगा। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो टेल मी व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? बीटा इक्वल्स टू Q2/W, तो W विल बी इक्वल टू Q2/बीटा। सही बात है। अब इसके आगे बताओ, बताओ व्हाट इज बीटा? व्हाट इज टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर के टर्म्स में बताओ ना मेरे को। T2/T1 - T2, तो बीटा इक्वल टू T2/T1 - T2। व्हाट वाज T2? 4 डिग्री सेल्सियस था। केल्विन में बताओ। 277, 277। व्हाट इज T1? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 303 केल्विन माइनस 277, तो 277 अपॉन 26, तो ये आ गया बीटा। सही बात है। 10 पॉइंट समथिंग आएगा। क्यों? 26 10 260, ऊपर 277 है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा वो, तो सही है। तो बीटा आ गया। वर्क डन इज Q2/बीटा, राइट। तो वर्क डन अपॉन टाइम इज Q2/बीटा टाइम, बराबर ना? तुमको पावर पूछा है ना, पावर। व्हाट इज पावर?
वर्क अपॉन टाइम, और तो वर्क अपॉन टाइम करना पड़ेगा ना फिर। हाँ वेरी गुड, तो ये आ गया पावर, ये आ गया पावर W बाई टी इक्वल टू 1/बीटा Q2/T। तो Q2/T तो तुमको दिया ही है ना, 600 कैलोरीज पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब डिवाइड बाय टाइम था ही उसके अंदर। तो जो 600 था वो सिर्फ Q2 नहीं था, वो Q2/T था। ये कितना है 277/26, 26 गया ऊपर, ये कितना है 600 कैलोरीज है, बराबर। सही है ना। 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, हो गया। तो बस अभी हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। आई एम लिसनिंग, टेल मी द कैलकुलेशंस, यू शुड नॉट रिलाई ऑन मी फॉर एवरीथिंग। ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैं, देख लो। डी आएगा, वन जा टेन जा, एक और एक कैंसल, ये जीरो इसको दे दिया तुमने, तो 25 नहीं आएगा, नहीं आएगा रफली रफली भी। 64 था 240 होता है, तो 240 के आसपास आंसर। हाँ तो 23.5 नहीं आएगा ना वो, तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली, देखो मैं बता देता हूँ, ये रफली रफली स्पीकिंग वनजा और टेनजा है, रफली रफली ये गया, तो 60 into 4 240 के आसपास, तो आंसर जो है ना वो 240 235 ऐसा कुछ आना चाहिए, 236.5, 236.5 वैट, बराबर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 36, देखो अभी क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए, तो बराबर है ऑप्शन नंबर ए, डन।